So welcome back guys to C Intelligent Classes, your buddy to make the audit easy. So our today's topic is, as you know, for your kind information, we have completed all of our doubt clearance session, which was specially focused on January attempt audit students, right? So now we are going to start with our topic-wise classes. First will be of our SA 200, that is Standard on Auditing 200. 200 talks all about the overall objective of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards of auditing. अब ऐसे 200 का नाम ही इतना लंबा चौड़ा है. We have to first understand what is the meaning of each and every word being written in the heading of essay 200. इसी को समझाने के लिए we first of all हम ऐसे 200 को इस पीडीएफ से ना पढ़ के सबसे पहले वी विल बी गोइंग विद द डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. देन उसके बाद वी हैव सम अदर टर्मिनोलॉजीज like assurance, whether it is absolute or it is reasonable. And then we have another terms like those charged with governance and like you can see here, TCWG, those charged with governance, and then the management. Who is TCWG? Who is management? We need to understand that first, right? So, before beginning with the hardcore essay, the content, the main theory which need to be written in exam, we have to understand the terminologies first behind these topics. So for making you understand those terminologies, I have made some handwritten notes. First of all, in this essay 200, what we will be going to understand and what clarity will this essay 200 give us over. तो सबसे पहले वी हैव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. सबसे पहले ऐसे 200 हमको ये बताएगा कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. देन उसके बाद when does it mean by what does it mean by accordance with standards of auditing, accordance with standard of auditing, like जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक काम को करने का तरीका होता है, कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं. तो इसी तरीके से व्हेन वी परफॉर्म ऑडिट्स वी हैव सम प्रोसीजर्स, वी हैव सम गाइडेंस, वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स, वी हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच आर बीइंग रिटन इनटू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. तो वही बोला है कि हमें एसेस के अकॉर्डिंग ऑडिट करना चाहिए. वी विल बी फर्दर स्टडिंग इट इन ईच एंड एवरी एसेस, राइट. Then we have what level of assurance are we actually providing to the users. Assurance किस लेवल का हमें देना है, काइंड ऑफ भाई ये चीज तो बढ़िया काम करेगी, मैंने बोल दिया ना, ये पत्थर की लकीर है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं. ये क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस. बट वो हम नहीं देते. वी आर ऑडिटर्स, वी आर नॉट दी ज्योतिषी, राइट. हम देते हैं कि हाँ, मोटा मोटा ओवरऑल अपेरेंटली as I made some evidences, as I obtained some facts, figures, and evidences, I can say it is giving true and fair view. It is giving me a fair idea on the overall presentation and disclosure of the financial statements. मैं कुछ इस तरीके से देती हूँ. तो हम इन चीज़ों का मीनिंग देखने वाले हैं. बाय द एंड हम क्या देखने वाले हैं कि ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देती है या एब्सोल्यूट देती है. देन उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन्स क्वेश्चनिंग माइंड. क्वेश्चनिंग माइंड इन द सेंस कि अगर सामने वाले ने मेरे को बोल दिया ये चीज ऐसे ही है, आई विल नॉट रिलाई अपॉन दैट, आई विल फर्दर चेक इट, आई विल क्रॉस क्वेश्चन ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग. देन उसके बाद ऑडिटर किस तरीके से ओपिनियन देता है ऑन एफएस. अब जो जो बच्चे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं उन्हें पता ही होगा कि ओपिनियन अपने पास कौन कौन से होते हैं. मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है. मॉडिफाइड ओपिनियन में वी हैव क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवाइस. तो ये सब किस पैरामीटर्स पे दिया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. तो we will be studying these particular things in this essay. अब essay का मेन टॉपिक पढ़ने से पहले we have to go through with the definition so that कैसे मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँ
तो ऑफ ट्रैक जाके मुझे अगेन वापस से आपको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इसका मतलब ना बताना पड़े, टीसीडब्ल्यूजी क्या है इसका मतलब ना बताना पड़े, मटीरियलिटी क्या होती है ये मुझे ना बताना पड़े, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो आज का मेजर मेजर जो लेक्चर रहने वाला है वो अपने हैंड रिटन नोट से ही रहेगा, राइट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अब पहले ही बता दूं अपने पास दो तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं, फर्स्ट इज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड सेकंड इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब थोड़ा सा नाम से ही हम देखें तो जनरल का मतलब दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब कि कुछ स्पेसिफिक यूजर्स हो गए, स्पेसिफिक कम्युनिटी होगी, उनके लिए ही वो स्पेसिफिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। थोड़ा कुछ समझ तो नहीं आया होगा, ठीक है इसको समझाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अपने पास वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इन्वेस्टर्स, देन वी हैव द ओनर, देन वी हैव लेंडर, द क्रेडिटर्स, डेटर्स भी हो गए, मोदी जी गवर्नमेंट भी होगी, राइट, एंड ओनर भी होगा। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, जो मैंने इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा फूका है उस पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए अच्छा खासा, आरओआई बोलते हैं जिसे हम। ओनर को क्या चाहिए, मैंने इस बिजनेस में अपनी जी जान लगाई है, मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर उठना है, ना लॉस ना प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट, पैसा ही पैसा चाहिए। देन वी हैव लेंडर एंड क्रेडिटर। लेंडर, लेंडर कौन, जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, बोरोइंग्स दे रहा है, तो उसको क्या चाहिए मुझसे। कुछ क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जो मुझे क्रेडिट टर्म्स दे सकते हैं, जो मेरे यूजुअल ट्रेडिंग क्रेडिटर्स होते हैं उसमें भी मेरे पास क्रेडिट पॉलिसीज होती है। इफ यू हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो कि 30 डेज पीरियड, 60 डेज पीरियड, 90 डेज पीरियड, है ना। तो अगर वहाँ हम पेमेंट में डिले करते हैं तो वहाँ भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कुछ मैंने लोन ले रखा है ऑब्वियसली उस पर तो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो लेंडर एंड क्रेडिटर्स क्या देखने वाले हैं बेसिकली कि उनका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं। जब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट की बारी आती है क्या वो टाइमली रीपे हो रही है या नहीं हो रही है इन द सफिशिएंट अमाउंट। एंड देन आर मोदी जी द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हमसे क्या चाहिए, whatever we are earning from using the resource of the society we have to pay back them in the form of tax। टैक्स के फॉर्म में मुझे क्या करना है, पैसा भरना है गवर्नमेंट को टू कंप्लाई विद। तो क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर को आरओआई के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा चाहिए, वो अपना डिसीजन बना पाए कि आगे मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट रिलेशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ओनर को क्या चाहिए, आई एम गिविंग माई ब्लड टू दिस बिजनेस, तो लॉन्ग टर्म में मुझे इस बिजनेस में एफर्ट्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली माई गोल इज टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। द लेंडर क्रेडिटर्स को क्या चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान को लोन तो दे रहा हूँ, क्या ये मुझे रीपे कर देगा, क्या इसकी इतनी एबिलिटी है। देन वी हैव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भाई तुम मेरा ही रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, यू हैव टू गिव द टैक्स। तो अब अलग अलग यूजर्स की इतना सारा नीड्स है, उन नीड्स को एक कंसोलिडेटेड वे में मुझे प्रेजेंट करना है, कंपाइल कर देती हूँ, बजाय कि मैं इन्वेस्टमेंट का डेटा इन्वेस्टर को अलग से दूँ, ओनर को प्रॉफिट का डेटा अलग से दूँ, डेट कवरेज रेशियोज का, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज का जो डेटा है वो लेंडर एंड क्रेडिटर्स को अलग से दूं, टैक्स पर्पस के लिए मोदी जी को अलग से दूं, तो ऐसा मेरे बस की नहीं है। बिजनेस में बहुत सारे काम है, तो मैं क्या करती हूँ, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हूँ जिसमें कि मेरा रिवेन्यू भी होता है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है वो होता है, मैंने कितना एक्सपेंस किया है वो होगा, कितना मैंने नेट प्रॉफिट कमाया है, कितना मुझे उस पर टैक्स देना है, वो सारा ही इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या होता है एक स्टेटमेंट में होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो ये मेरी हो गई कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि मेरे सारे ही स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स है, जिसको जो देखना है, जो पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखना है वो जाके देख सकता है। दिस इज द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, लाइक वो जो बैलेंस शीट एंड पीएल है या कैश फ्लो है, मैं इन्वेस्टर को दूं, ओनर को दूं, लेंडर को दूं, गवर्नमेंट को दूं, डेटर्स को दूं, क्रेडिटर्स को दूं, इट विल गिव द सेम डेटा, द रेलिवेंट डेटा जो कि उनको चाहिए, ठीक है।
इन्वेस्टर के लिए अलग से नहीं होगा, ऑनर्स के लिए अलग से नहीं, लेंडर के लिए अलग से नहीं, गवर्नमेंट के लिए अलग से नहीं। दिस इज कॉल्ड द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव gotten an अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। एंड नाउ वी हैव स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब इसे थोड़ा सा उल्टा, जनरल किसके लिए था, वो ओवरऑल स्टेक होल्डर्स के लिए था। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए अलग से स्टेटमेंट्स बना रही हूँ, अलग से डेटा कलेक्ट करके कंपाइल करके दे रही हूँ। काइंड ऑफ जैसे कि देखो, मेरा एक बिजनेस है एग्जिस्टिंग, उसमें मुझे पैसों की जरूरत है टू एक्सपेंड दैट, टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑपरेशंस। अब बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए आई नीड टू हैव सम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल मेरे पास कहाँ से आएगी, मेरी पॉकेट में होगी। बट मेरी पॉकेट तो बहुत छोटी है, उसमें तो पैसे बहुत कम है, मेरे को थोड़ा सा लोन चाहिए रहेगा। तो लोन के लिए मैंने किसको अप्रोच किया, बैंक को। किसको, बैंक। अब बैंक मुझसे क्या चाहती है कि मुझे कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको ऐसे कैसे लोन दे दूं। आई नीड टू चेक योर लिक्विडिटी पोजिशन, आई नीड टू चेक योर फाइनेंशियल रिस्क, आई नीड टू चेक योर रेपुटेशन इन टू मार्केट। ठीक है। तो ये सब डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब मेरा फलाना ढिमकाना अलग अलग तरीके के आइटम्स नहीं होंगे। मेरा जो मेजर मेजर फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि अगर मैं आपसे लोन ले रही हूँ इन प्रेजेंट, तो फ्यूचर में मैं उसको पे बैक कैसे करने वाली हूँ, वट रिसोर्सेज आई हैव, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, एंड इस पैसे को जब मैं बिजनेस में लगाऊंगी तो मेरे पास जनरेट कितना होगा। मेरे को दोनों ही पोजीशन बताना पड़ेगा, लाइक एक्चुअल भी सिचुएशन बताना पड़ेगा एंड माई प्रोजेक्टेड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी मेरे को बताना पड़ेगा कि व्हाट विल आई बी डूइंग टू एक्सपेंड माई बिजनेस, टू फ्लो द मनी इनटू द बिजनेस। ठीक है, जो अर्न किया हुआ पैसा है एंड उससे मैं लोन को क्या करूँगी, पे बैक। तो मेजर मेजर जो रेलिवेंट डेटा होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, मेरा पॉइंट क्या है कि स्पेशल मैं क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मेरे को लोन उठाना है। और लोन उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बैंक्स को। अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों आएगा, जिससे कि मैं बैंक को बता पाऊँ कि मेरे पास कैश लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है। देन उसके बाद इबिटा। इबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लाइक मेरा रियल बिजनेस से कितना अर्निंग हो रहा है, रियल आइटम से कितना हो रहा है, लाइक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो तो क्या है, मेरा जो मशीनरीज है, इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसकी कॉस्ट को ओवर द लाइफ ऑफ देयर, ओवर देयर यूजफुल लाइफ मैं कोर्स को स्प्रेड कर रही हूँ इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लाइक मेरे पास एसएलएम मेथड होता है, डब्ल्यूडीवी होता है, बट इन यूजुअल प्रैक्टिस इन इंडियन मार्केट वट वी फॉलो एसएलएम मेथड, तो वहाँ पे हम कोर्स को स्प्रेड कर देते हैं। बट वहाँ पे क्या मेरे पास कैश आउटसोर्स हुआ, सॉरी कैश का आउटफ्लो हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसे आइटम जिसमें मेरा कैश इफेक्ट नहीं हुआ, वहां पे वो चीज मेरी EBITDA से एडजस्ट हो जाएगी, राइट। देन उसके बाद है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो, क्या मैं इतना प्रॉफिट कमा पा रही हूँ कि मैं इंटरेस्ट को चुका पाऊँ, राइट। तो इसमें हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट जो है वो लोन को रीपे नहीं कर सकता बट कैश कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग देम द information about my cash flow statement, the EBITDA and the debt service coverage ratio, and then we have to inform them कि अपने पास existing debt position क्या है, मैंने कितना लोन पहले से उठा रखा है, मेरा अब कितना कैपेसिटी बचा है लोन उठाने का, सो दैट मैं इफेक्टिवली इंटरेस्ट को रीपे कर सकूं एंड प्रिंसिपल को भी पे कर सकूं। देन वी हैव सिक्योरिटी कोलैटरल। सिक्योरिटी कोलैटरल क्या होता है कि जो मैं लोन उठा रही हूँ, इन केस आई एम नॉट एबल टू रीपे दैट, व्हाट विल बी आई एम गिविंग। कोलैटरल क्या है, पीछे मेरा कुछ इन्वेंट्री होगा, उसको मैंने कोलैटरलाइज कर दिया होगा कि अगर मैं पैसे ना चुका पाऊँ तो आप मेरा इन्वेंट्री उठा लेना, या फिर मैंने अपना कोई प्लांट एंड मशीनरी को सिक्योरिटी कोलैटरल में दे दिया होगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ मैंने कोई ना कोई अपना एसेट, हो सकता है कि वो करंट एसेट्स हो, जैसे डेटर्स को भी हम कोलैटरलाइज कर सकते हैं, डेटर्स को भी हम बेचते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, फैक्टरिंग का प्रोसेस होता है।
ठीक है, डेटर फैक्टरिंग, तो वो सब चीजें हैं। देन लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन अगेन अपने पास कुछ रेशियोज होती है, जैसे करंट रेशियो हो गई, क्विक रेशियो हो गई, कुछ परफॉर्मेंस रेशियोज भी अपने पास होती है, वो सब मेरे को क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज टू द बैंक वाइल रेजिंग द लोन। देन उसके बाद बिजनेस स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी इन द सेंस कि अभी जो हम कर रहे हैं, क्या आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, फ्यूचर ईयर्स में हम उस बिजनेस को स्टेबल रख पाएंगे। कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है जिससे कि अपनी गोइंग कंसर्न क्या हो, इफेक्ट हो। गोइंग कंसर्न का मतलब मेरा बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक क्या चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो वो हमें एक देखना पड़ेगा, एंड गोइंग कंसर्न को देखने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके बहुत सारी चीजें अलग अलग ऐसे इसमें पढ़ने वाले हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू, ठीक है। देन उसके बाद है कंप्लाइंस एंड क्रेडिट हिस्ट्री। आपका जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस विद गवर्नमेंट, कंप्लाइंस विद एग्जिस्टिंग लोनर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड एग्जिस्टिंग डेटर्स, उनके साथ कैसा है, एंड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, वो सब हमें देखना पड़ता है। तो ये सारी रेलिवेंट डिटेल्स आप दोगे किसको, बैंक को। और ये डिटेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये डिटेल्स हमने बनाई ही इसलिए स्पेशल पर्पस को मीट करने के लिए, एंड स्पेशल पर्पस क्या था, लोन रेज करना, ठीक है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या मेरे इन्वेस्टर के काम आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, पूरी तरीके से जो इन्वेस्टर का पर्पस है वो यहाँ से सोल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था मुझे उस पर कितना आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो वो पर्पस इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से सोल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। एंड ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें कि अपने सारे ही स्टेक होल्डर्स का जो कॉमन नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, उसको कहते हैं हम जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। आई थिंक अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज जीपीएफ एंड व्हाट इज एसपीएफ, राइट। Then we have another definition, that is TCWG and management. What is TCWG? Those charged with governance. Those charged with governance जिनके कंधों पे पूरे बिजनेस की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो क्या करते हैं, ओवरसी करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को। क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को ओवरसी करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द क्रूशियल डिसीजन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, कौन से बिजनेस को कट डाउन करना है, कौन से बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कौन सा न्यू प्रोडक्ट लाइन मुझे ऐड करना है इनटू माय एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड देन कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज देखना पड़ेगा मुझे। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है, TCWG. TCWGs are those person which oversees the strategic direction of the entity. They don't participate into daily operations of the business. ठीक है। इसमें कौन आता है, मेरा बीओडी हो गए, ट्रस्टी हो गए, ऑडिट कमेटी हो गई, इंटरनल ऑडिट कमेटीज होती है अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। आगे आने वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि which organization need to have their own internal audit committees, in house audit committees, ठीक है। देन उसके बाद है अपने पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे छोटा इंसान होता है, टीसीडब्ल्यूजी बड़ी इंसान होती है। मैनेजमेंट क्या करती है, टीसीडब्ल्यूजी का क्या थी कि ये रोज के काम में हेल्प नहीं करेगी, दे विल ओनली टेक द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। एंड मैनेजमेंट क्या करती है, डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करती है। हर एक उन्हें मतलब एक एक दिन का पता होता है कि अपना बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन चल रही है, क्या लेन देन चल रहा है, ठीक है। They are the person which are working on the background, which are working on the face of the people. तो ये कौन है, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गए, ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, ये क्या है, मेरी मैनेजमेंट है, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आपको टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट भी समझ आ गया होगा। लाइक देखो अभी ना मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन लेमन लैंग्वेज, थोड़ा आपको समझ आ जाए, आप बैठा पाओ अपने दिमाग में, एंड देन वी विल शिफ्ट टू द बुक। अगर मैं आपको पहले ही बुक पे लेके चलेगी तो आप बोलोगे कि ये तो बोर कर रही है, हमें पहले समझना था, रीड तो हम खुद भी कर सकते थे, बुक अपने पास भी है, बट आई नीड कि यू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज टीसीडब्ल्यूजी एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट, राइट।
Then we have, I think we are left with, um, okay, we have three more definitions to go with, and then from the next session, whether whenever I'll be recording it, we will be starting with our hardcore SE 200 with these definitions. Now I need not to skip the main content to make you understand the definition, because we will be having the understanding in the first session only. I'll request you कि आप फर्स्ट सेशन देखो ही देखो, ताकि सेकंड सेशन आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो वी हैव द मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होती है? अब वैसे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई हैव given the separate detailed video with the financial example with the numerical examples, जहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल मटीरियलिटी क्या होती है ये समझाया है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है ये समझाया है, क्लियरली ट्रिवियल मटीरियलिटी क्या होती है मैंने ये भी समझाया है। जिस स्टूडेंट को ये है कि नहीं मैम हम ना डिटेल में देखना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद दैट वीडियो, चैप्टर 3 के नाम से, स्पेशल डाउट क्लियरेंस वाले प्लेलिस्ट में है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे रही हूँ, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्टरी ऐसे। ये जो ऐसे 200 है, ये इंट्रोडक्टरी ऐसे है, इसमें 3-4 ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है। बट वी हैव टू हैव दी मच मच बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, तभी हम नेक्स्ट एसेस को पढ़ पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे मटीरियलिटी का मैं आपको क्या दूंगी, ओवरव्यू दूंगी। बट जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। तो अब बात करते हैं मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी क्या होती है? अब आपको ये पता है कि इंसान है, भगवान तो है नहीं, गलतियां उससे भी होती है, मुझसे भी होती है। राइट, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, देन सो की क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। राइट, ये मैं आपको बता रही हूँ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, आईएफआरएस में भी काइंड ऑफ कंसाइड करते हैं, आईएफआरएस भी थोड़ा मेजर चेंज तो नहीं है, 5 ही कार्व आउट है। सीए फाइनल वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, सीए इंटर वाले अभी तुम मत जाना उधर। ठीक है, तो मटीरियलिटी को बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। कभी बहुत छोटी गलती होती है कि जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, कभी बड़ी गलतियां हो सकती है जो कि पब्लिसाइज भी हो जाती है। राइट, ऐसी गलतियां, ध्यान से सुनना, द मिस्टेक्स जो कि हमारे इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सकता है। हमारे कौन? स्टेक होल्डर्स कौन? वही जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, इन्वेस्टर्स, स्टैटर्स, क्रेडिटर्स, सीईओ, ओनर्स, ठीक है, गवर्नमेंट। तो इनका इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उस गलती से। तो वो क्या है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या है वो? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। एंड अगर वो इकोनॉमिक डिसीजन चेंज नहीं होगा, तो वो एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इट इज द मिस्टेक, इट इज द मिसस्टेटमेंट। बट क्या वो मटीरियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इग्नोरेबल है, उसको हम ठीक करेंगे तो भी चलेगा, ठीक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। राइट, तो ये क्या है? मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मटीरियलिटी में जैसे डायरेक्टर की सैलरी है। अब अपने पास ना डायरेक्टर रेम्यूनरेशन निकालने का भी कंपनीज एक्ट 2013 में प्रॉपर स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हम उस स्केड्यूल से डेविएट कर जाते हैं, तो वो क्या है? मेरे लिए मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि एक तो उस पर्सन की जो पोस्ट है वो हाई है, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के लिए अलग से अपने पास स्केड्यूल है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वो चीज हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद है नॉन कंप्लायंस विद लॉस। अगर कोई बिजनेस कंटिन्यूली नॉन कंप्लायंस कर रहा है लॉ से, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरे लिए मटीरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने इतना ज्यादा नॉन कंप्लायंस कर दिया है, तो गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ सकती है, बैंक भी हो सकती है वो कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कंप्लायंस में उसने क्या कर दिया? झोल किया, टैक्स कभी टाइम से पे ही नहीं किया, और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि उसने टैक्स ही पे नहीं किया, तो वहां पे गवर्नमेंट उसको बैंक भी करा सकती है, उसकी एसेट्स को बिकवा सकती है, अपना जो क्लेम्स है, ड्यूज है, उसको सेटल कराने के लिए। देन वी हैव कल्यूजन विद आरपीटी। आरपीटी क्या होती है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टीज होती है। रिलेटेड पार्टी से अगर मेरा कल्यूजन हुआ है, यानी कि मैंने आपस में मिली भगत करके क्या किया? फ्रॉड करने का कोशिश किया, तो ये भी क्या हो जाएगी? मेरे पास मटीरियल हो जाएगी।
देन उसके बाद टर्निंग प्रॉफिट इनटू लॉस, या फिर टर्निंग लॉस इनटू प्रॉफिट, दोनों ही सिचुएशन है, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास, मटेरियल हो जाएगी। प्रॉफिट अगर मैंने अपनी कंपनी में दिखाया तो इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर यही उन्हें ये पता होता कि ये प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, ये फेक प्रॉफिट है, वो लॉस बना रहा है बिजनेस, तो वहां पे इन्वेस्टर अपना जो एग्जिस्टिंग पैसा उसको भी निकाल देते हैं। तो ये क्या था, इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होना। तो यही क्या है, मटीरियलिटी है। मैंने सिर्फ इसका, आई एडमिट कि मैंने इसका सिर्फ क्या दिया है, एक ओवरव्यू दिया है। किसी को अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, जिसमें कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को उठा के आपको बताया, इन्वेंट्री को उठा के बताया था, आरपीटी को उठा के बताया था, रिवेन्यू को उठा के बताया था, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल बताया था, वो वीडियो आप सेपरेटली देख सकते हो। यहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्टरी डेफिनेशनल टर्मिनोलॉजी बेस्ड लेक्चर है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्क्रैचिंग इट मच, क्योंकि मेरा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एसिड 200, राइट। मेन टॉपिक मटीरियलिटी भी है, बट इट इज कवर्ड इन चैप्टर 3। देन वी हैव इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए, एंड ये शायद कोई कोई करते भी है, मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी स्ट्रीट वेंडर के पास गई हूँ मोमोज खाने के लिए, रियल लाइफ में वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो मैं किसी होकर के पास गई, वहां पे मैंने मोमोज लिए 90 रुपीज के, एंड मेरे पास नोट कितने का था, 100 का था। तो आई गिव दैट रुपीज 100 टू दैट वेंडर, एंड उसने 90 रुपीज काटने थे। क्या किया उसने, गलती से मुझे 30 रुपीज दे दिए। देने कितना चाहिए था, ओनली 10। बट अब मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो मैं चुपचाप वो 30 रुपए अपनी जेब में रख के आ जाऊं घर पे, और अगले दिन फिर उसको चिमटी लगा के आ जाऊं, या फिर मैं क्या करूं, ऑनेस्टली उसको 20 रुपए वापस दे दूं, क्योंकि बनता ही 90 था, मेरी पॉकेट में 10 बचना चाहिए था। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको 20 रुपए वापस दे दूं, या फिर अपनी पॉकेट में ले लूं। तो जो केस वन है कि मैंने उसको दे दिया सामने से, हालांकि उसको नहीं पता था मेरे पास 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गया है, किसी और को भी नहीं पता था कि मेरे पास 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, बट स्टिल आई चोज टू रिटर्न दैट मनी बैक टू द होकर वेंडर। तो वहां पे ये क्या है, इंटीग्रिटी शो करता है, लाइक नो वन इज वॉचिंग यू, नो वन इज इवन सुपरवाइजिंग यू, स्टिल यू आर allowing yourself to follow the honesty। तो ये क्या है, मेरे पास इंटेग्रिटी है। एंड डोंट बी दैट टेंस। इंटीग्रिटी के ऊपर अपना पूरा पूरा एक टॉपिक है इंटीग्रिटी का, ठीक है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ाया जाता है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में। तो इंटीग्रिटी अपना पूरा एक वास्ट टॉपिक है। अगेन आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ओनली। देन उसके बाद वी आर लेफ्ट विद ऑब्जेक्टिविटी ओनली। हुर्रा, वी विल बी वाइंडिंग अप आवर लेक्चर। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इज लाइक कि वी शुड नॉट हैव द बाइस्ड बिहेवियर, द बाइस्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि मेरे को पार्शियलिटी नहीं करनी है। आई शुड हैव टेकन द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस बीइंग obtained, ठीक है। मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स प्लस एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के बेसिस पे मुझे क्या करना है, डिसीजन लेना है, विदाउट बायस, विदाउट पर्सनल फीलिंग्स, विदाउट इन्फ्लुएंस बाय द अदर्स। लाइक किसी ने मेरे ऊपर मेरे पे गन पॉइंट रखा है, एंड देन मैं बोल रही हूँ यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज थिंग making decision on the basis of facts and the evidences without bias, without personal feelings, without influence by the others, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, बहुत पुराना है, बट स्टिल इट इज एन ओवरव्यू, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। जो अपना मैनेजमेंट है, मतलब जिस बिजनेस का मेरे को ऑडिट करना है, उस बिजनेस का जो ओनर, जो मैनेजमेंट है, जिसके साथ मेरा डे टू डे बात होता है, वो मेरा गुड फ्रेंड है, ठीक है। अब वो मेरे को बोलते हैं कि भाई भाई हम तो दोस्त है ना, तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। भाई सब ठीक है यहाँ पे, सब ठीक है, क्या ही चेक करना है तुझे। तो बीइंग ऑडिटर,
मैंने ओथ लिया है। आईसीआई का जब कैंपस, जब डिग्री मिल रही थी, मैंने उसमें ओथ ली थी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं गलत फाइनेंशियल में साइन नहीं करूंगी। वो बस कसम ही होती है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, ऑफ द ट्रैक नहीं जाते हैं। जो अपनी मैनेजमेंट है, वो मेरी एक वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड था। वो कहते भाई भाई, क्या ही तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं क्या गलती कर सकता हूँ? तो मैं सोचती हूँ ना, मेरे को तो एफएस तो जरूर चेक करना है, मैं इसकी बातों पे नहीं जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड दी अनवाइज बिहेवियर। वेदर द मैनेजमेंट वॉज योर फ्रेंड, whether it is not, then still you have to choose. I need to check, I need to obtain the facts, I need to gather the evidences, then I'll conclude my decision. ठीक है? एंड अपने पास फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अगेन दीज आर गिवन इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट नॉट हियर बिकॉज इट्स द इनिशियल लेक्चर, राइट? I hope this would have made your day. I'll be winding up this session and make you go through with another PDF, which is um, as a 200. Like you can see here, overall objective of the independent auditor. Independent कौन? जो biased नहीं है. And the conduct of audit in accordance with essays on auditing. अब essays हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। अपने पास ऐसे 200 की सीरीज है, 210, 220, 230, SQC 1, उसके बाद 300, 320, 330, 315, बहुत सारे essays हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ता है? ऑडिट करना पड़ता है। We will be going through in much detail with CA inter and CA final students, and उसके बाद हम ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलेगा कि पहले कोई ऐसे होगा, उसके हम उसके बारे उसके स्कोप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन क्योंकि ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। जीपीएफ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन उसके बाद अपने पास एश्योरेंस किस तरीके की होती है, स्पेसिफिक मैटर्स कौन से होते हैं, इंटरनल कंट्रोल का एक ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई नीड टू गिव यू द क्लैरिटी। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ऑडिट देख रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद मेरे पास टीसीडब्ल्यूजी है, मैनेजमेंट है, ये सब मैं बता चुकी। देन उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट ने स्टैब्लिश किए हुए हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन SQC 1 अपना अलग से एक टॉपिक है। देन उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपने पास एक अलग से टॉपिक है, हमने बस ओवरव्यू लिया है। देन उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट है, राइट? देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ये देखने वाले हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऐसे 200, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी हैव ओके, देन कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज अपने पास हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये हमें गाइडेंस मिलती है ऐसे 200 में। देन उसके बाद प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, एंड व्हाट इज ट्रू एंड फेयर वो हम देखेंगे। देन थोड़ा थोड़ा हमें क्रिस्प आइडिया दिया जाएगा अदर एसेज का, जैसे ऐसे 210 का। देन उसके बाद